स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ जर्नी में। आज की वीडियो में हम इंटरमीडिएट औकलन या बोर्ड एग्जाम में इंटरमीडिएट औकलन चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को कवर करेंगे। हमने ये चैप्टर इसलिए चुना क्योंकि मैंने पिछले साल का एक पेपर लिया और उसका मैंने स्टडी किया और उसमें मैंने देखा कि केवल औकलन सांतत्यता को उसमें हमने नहीं शामिल किया हुआ है और ना ही हमने जो है औकलन समीकरण को शामिल किया है। तो मैंने देखा कि कुल मिला के 1 नंबर का बहुविकल्पी, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो ये टोटल मार्क मिला के होते हैं 28। केवल औकलन पढ़ लेने से यदि 28 नंबर आता है तो मैंने सोचा कि ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने इस वीडियो में सोचा कि इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए हम औकलन के लिए भी ये मैथ के लिए भी हम एक चैप्टर लेके आएँ या मैथ का एक वीडियो लेके आएँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक दिलाना है। इसलिए हमने औकलन चैप्टर चुना हुआ है या औकलन पर आधारित प्रश्नों को इसमें कवर किया हुआ है। वैसे कमेंट में तो बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जिसमें किसी ने फलन संबंध, किसी ने कुछ बहुत सारे डिमांड आए थे, लेकिन मुझे ये ध्यान था कि आखिर ऐसा कौन सा चैप्टर लिया जाए जिससे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करने में उपयोगी साबित हो, सहायता मिले या मदद मिले। तो इसलिए हमने सभी चैप्टर में से औकलन चैप्टर नंबर शायद 5 है बुक के हिसाब से, तो हमने उस चैप्टर को चुना हुआ है और उस चैप्टर से हम आज आपको प्रश्नों को बताएंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और हमने यथासंभव प्रयास किया है कि उन्हीं प्रश्नों को हम लें जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपको मेथड जानने के बाद ज़्यादा मशक्क़त न करना पड़े प्रश्नों को हल करने में। आप उसी तरह के प्रश्न हल करें जिस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम औकलन के सूत्रों से वीडियो की शुरुआत करते हैं, ताकि औकलन के सूत्र अगर आपको पता रहेंगे तो आपको औकलन करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो हमने बोर्ड में एक किनारे हमने औकलन सूत्रों को हमने इसलिए लिखा हुआ है या इसलिए हम लिखने जा रहे हैं बोर्ड के किनारे औकलन सूत्रों को, ताकि हम बाकी बोर्ड के हिस्से में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और जब भी जहाँ भी हम जो फॉर्मूला अप्लाई करें उस फॉर्मूले का रेफरेंस यहाँ से दे दें। तो पहले हम औकलन के सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने औकलन के कुछ सामान्य सूत्र हैं या मूल सूत्र हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन सूत्रों को हमने यहाँ लिख लिया हुआ है, जिसमें dy dx x पावर n रिस्पेक्ट टू x ऐसा कह सकते हैं इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, dy dx sin x इज इक्वल टू cos x, dy dx cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, dy dx tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x और dy dx cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, dy dx sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x और dy dx cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। अगला dy dx c इज इक्वल टू 0। यहाँ c अचर है, जैसे 2, 4, 5 पाई ऐसे कुछ संख्या है जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। अगर उनका कभी औकलन निकालना पड़ जाए x के सापेक्ष या किसी और चर के सापेक्ष तो वहाँ 0 होगा। यहाँ हम सभी जो औकलन x के सापेक्ष ले रहे हैं, x चर के सापेक्ष, जरूरत पड़ेगी तो हम t के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी उन चरों को हम लेंगे। तो फिलहाल हमने एक मानक चर ले लिया हुआ है, dy dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy dx कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ मूल सूत्र हैं जिनका उपयोग हम आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उनका उपयोग करेंगे। कुछ और भी सूत्र हैं, जैसे मान लीजिए dy dx log x इज इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। वैसे ही कुछ और भी सूत्र होते हैं, जैसे कि dy dx a पावर x इज इक्वल टू a पावर x log e बेस log a बेस e। तो ये भी कुछ सूत्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है, तो इनका भी हम उपयोग करेंगे, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ लेंगे। तो अभी हम बोर्ड के 2 भाग कर देते हैं, यहाँ से हम सूत्रों को लेंगे और यहाँ इस पार्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साधारण औकलन आप शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, साधारण औकलन जो है आप 11th में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले शुरू करेंगे चैन रूल को या श्रृंखला नियम को। तो यहाँ हम औकलन का हम श्रृंखला नियम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो श्रृंखला नियम क्या है, इसके लिए हम एक कोई डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम श्रृंखला नियम लागू कर पाएँ। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन
एक्स पावर 2 प्लस 5, यहाँ आपको साइन एक्स पावर 2 प्लस 5 का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का डी बाई डी एक्स लेने पर, आप चाहें तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ डी वाई बाई हो जाएगा डी एक्स, वाई पहले से यहाँ है इसलिए वाई यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ जब डी बाई डी एक्स लेंगे यहाँ लिख लेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम देखेंगे कि जिसका अवकलन निकालना है, नहीं साइन का जिसका अवकलन निकालना है, क्या हमारे फॉर्मूले में वैसा कोई फॉर्मूला है? तो हम यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला नंबर सेकंड, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यहाँ होना चाहिए साइन एक्स साइन के साथ, लेकिन यहाँ साइन के साथ क्या है एक्स पावर 2 प्लस 5। ठीक है, तो श्रृंखला नियम में करते क्या हैं कि इसको हम उतना मान लेते हैं जितने फॉर्मूले में हो, इसको मान लेंगे एक्स है या एक्स पावर 2 प्लस 5 हम भी जानते हैं, लेकिन मान लेंगे इसको एक्स, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको एक्स। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगेगा, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर आगे फिर उस वैल्यू को फिर दोबारा पुट करना पड़ेगा तो समय लगेगा, इसलिए हम ये कह रहे हैं मान लीजिए कि ये x के बराबर है, तो साइन अगर x ये है तो इसका अवकलन होता है कितना cos x, तो यहाँ हम लिख देंगे cos x ना लिख करके x पावर 5 लिख देंगे, क्योंकि हमने इतने को x माना था तो इतना लिख देंगे। अब चूंकि ये x नहीं था तो इसलिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो करते हैं अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 प्लस 5, यहाँ पहले से हो गया है cos x स्क्वायर प्लस 5 और इनटू इन दोनों का, इसका और इसका दोनों का अवकलन करेंगे, क्योंकि दो पद हैं, दोनों ही पदों के अलग अलग अवकलन हो जाते हैं, ये भी अवकलन के नियम के अनुसार ही है। तो इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन के नियम के अनुसार यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पहला फॉर्मूला यूज कर लेंगे x पावर n, तो हम क्या कर देते हैं घात को गुणा में कर लेते हैं, और जो चर होता है चर से एक घात घटा के लिख लेते हैं 4 n-1, यानी 5 में से एक घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसका भी अवकलन करेंगे दूसरे पद का भी, तो दूसरा पद जो है 5 है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 0, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब 0 का मतलब कुछ नहीं, इसको पहले ला के लिख देंगे 5x पावर 4 और इंटू कॉस x पावर 2 प्लस 5, तो ये हुआ अवकलन किसका, साइन x पावर 2 प्लस 5 का अवकलन हो गया, इसको चैन सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर जिसका भी अवकलन निकालना, अगर उसका फलन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, यानी जैसा आपका सूत्र में है, अगर उस तरह का कोई चर नहीं दिया हुआ है, फलन में वैसा नहीं है, फलन के अंदर फलन है, ठीक है, जैसे साइन तो खुद ही इसका फलन है, मतलब कहने का मतलब y जो है साइन x का फलन है, अब x के अंदर भी x स्क्वायर प्लस 5 दे दिया हुआ है, तो खुद ही ये एक और फलन है, तो इस फलन का भी अवकलन करेंगे, और ये सीरियल तब तक चलता रहेगा जब तक कि मूल सूत्र पे हम नहीं आ जाते हैं। जैसे हमने इस सीरियल को तब रोक दिया जब x पावर 5 x पावर n यहाँ आ गया, हमने उसको वहीं स्टॉप कर दिया, अगर उसके बाद भी आगे होता तो हम ये श्रृंखला जारी रखते, ये अवकलन का जो सिलसिला है वो हम जारी रखते, और जहाँ आपका सिलसिला थमता है वहीं आंसर लिख देते हैं, वहीं हम उसको एक क्रम में लिख के और लिख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को श्रृंखला नियम समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आओ तो आप कमेंट करके भेजें हमें, हम श्रृंखला नियम को अलग से आपको बता देंगे। हालांकि समय तो है नहीं, आपने मुझे लगता है काफ़ी तैयारी किया होगा, और आपने जो पढ़ा है वो उसको उतना ही रहने दीजिए, वैसे ही रहने दीजिए। अगर आपको जो नियम बताया गया अगर इस नियम से मेल नहीं खाता तो आपको कोई ज़रूरत नहीं ये नियम जानने की। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है इस वीडियो को बनाने का कि आपको वे क्वेश्चन मैं बता सकूं जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, बस मेरा मकसद यही है। आपके नियम के साथ, आपके तैयारी के साथ मैं नहीं चाहता हूं कि किसी तरह का कोई छेड़छाड़ हो, क्योंकि आपके जो गुरुजन हैं बहुत गुणी हैं और उन्होंने आपको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया होगा, आपने भी तैयारी पूरी जिम्मेदारी के साथ किया होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप में करूँ। मैं तो सिर्फ यही बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम चर्चा करेंगे उसका, वो आता है लघुगणकीय अवकलन पर आधारित प्रश्न। और लघुगणकीय अवकलन पर आधारित जो प्रश्न है वो पिछले साल के जो पेपर है, पिछले साल के पेपर में उसने पूछा हुआ है 2 अंक का एक क्वेश्चन है। मेरे पास अभी फ़िलहाल पेपर है तो मैं उससे देख के आपको बता रहा हूँ। एक और है 5 अंक का, है ना, और वो दोनों क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं लिख भी देता हूँ और एक एक करके उनको बताऊँगा अभी, जैसे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अवकलन पर आधारित प्रश्न। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, ये लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन या फिर इसको लघुगणकीय अवकलन भी आप बोल सकते हैं। तो लॉगरिदमिक या लघुगणकीय अवकलन से जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, एक प्रश्न मैं लेता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन है x पावर साइन x, अब इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। आप यहाँ देख सकते हैं कि x के ऊपर कोई अचर होता, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये एक अचर है,
अचर होता तो हम यहाँ अप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ ये चर है और इस चर के ऊपर भी एक अन्य फलन है। तो फिर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लघुगणक का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं हल और मान लेते हैं कि ये y के बराबर है, और लिखते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। आप यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। आप यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। चलिए लॉग लेते हैं, लॉग y बराबर, यहाँ जब लॉग लेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको लॉग का नियम बताना चाहूँगा। लॉग अगर a पावर मान लीजिए n है, ऐसा है, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू लॉग a। आप ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि log a को log a लिख दीजिए, और जो इस पर घात था log a पर जो पावर था उस पावर को आप गुणा में रख लीजिए। तो यहाँ हम इस पावर को गुणा में कर लेंगे, साइन x इंटू लॉग हो जाएगा x। अब log में बदल देने से क्या हुआ, अब log लेने की सहायता से या log लेने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो एक फलन के ऊपर यहाँ एक फलन है, इससे हमें निजात मिल गया। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि एक फलन और गुणे दूसरा फलन, ये दो फलन हो गए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक फलन, मतलब दो फलन हो आपस में मल्टीप्लाई के रूप में, गुणे के रूप में हो दो फलन, तो हम इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं कि पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। तो अब हम यहाँ अवकलन ले लेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का dy/dx लेने पर। आप चाहें तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन लेने पर। तो यहाँ जब अवकलन लेंगे तो देखिए log y है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। log y इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए d/dx साइन x इंटू लॉग x। अब देखिए d/dx log x, ये फॉर्मूला हमारे पास है d/dx log x। ठीक है, यहाँ x की जगह y है। ठीक है, हम कुछ देर के लिए मान लेंगे इसको x, मैंने श्रृंखला वाले नियम में बताया था, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये x है। तो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, तो हम लिख देंगे 1/x, चूँकि x y के बराबर है, यहाँ y लिख देंगे। ठीक है, बोलेंगे x लेकिन लिख देंगे y। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो चर यहाँ नहीं है, तो जब ऐसा होता है तो हमें एक बार और अवकलन निकालते वक्त इसको इतना लिखना पड़ता है, dy/dx आपको लिखना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए कि आप अवकलन निकाल रहे हैं x के सापेक्ष और यहाँ दिया हुआ है v/3, v का अवकलन निकालना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि मान लेंगे थोड़ी देर के लिए ये x है और x पावर 3 होता तो आप क्या करते, 3x पावर 2 कर देते, मतलब v पावर 2 कर देंगे, और आप लिख देंगे dv/dx, ऐसा लिख देंगे, क्योंकि ये चूँकि x था नहीं तो एक बार और अवकलन लिख देंगे। अब यहाँ है x और यहाँ है v, अवकलन होगा नहीं तो ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला फलन और ये दूसरा फलन है, तो जब भी दो फलनों का गुणनफल हो और उनका अवकलन करना हो तो आप लिखते हैं, लिखा जाता है पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। यहाँ dy/dx लिख देंगे और 1/y को इधर पक्षांतर कर देंगे, बटा में है, इधर होगा तो गुणा में चला जाएगा। अब यहाँ साइन x हो जाएगा, log x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1/x होगा, तो लिख देंगे 1/x प्लस log x, तो log x रहेगा लेकिन इसका अवकलन करना है, तो d/dx sin x, तो sin x का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x, तो यहाँ लिख देंगे आप cos x, ब्रैकेट हो जाएगा ये। अब y का वैल्यू हमने कितने के बराबर माना था, y को x पावर साइन x के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे d/dx x पावर साइन x, ताकि ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसी का अवकलन निकालना था ना हमें, यहाँ हम लिख दिए। y का फिर वैल्यू यहाँ वही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लिख लेंगे x पावर साइन x इंटू यहाँ लिख देंगे आप साइन x/x प्लस log x इंटू कॉस x। ये आपने हल कर दिया, ये इतना छोटा सा हल और इसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और भी इस तरह के प्रश्न हैं जिसको हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम अपने अगले टाइप की तरफ चलेंगे।
एक प्रश्न और हम लेंगे जो पिछले बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 अंक का प्रश्न है। क्वेश्चन है cos x होल पावर y इज इक्वल टू cos y होल पावर x, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, cos x होल पावर y cos y। क्वेश्चन है यदि इतना बराबर इतना हो, क्वेश्चन है यदि cos x होल पावर y इज इक्वल टू cos y होल पावर x, तो dy बाई dx का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ये 5 अंक का है और यहाँ ये भी लघुगणकीय अवकलन के द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये एक फलन है, उसके ऊपर एक फलन है, ये एक फलन है, इसके घात में भी एक फलन है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम जो है लघुगणकीय अवकलन के विधि से ही सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला प्रकार है। तो लिखेंगे हल cos x होल पावर y इज इक्वल टू cos y होल पावर x, दोनों पक्षों का अवकलन, लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लेंगे तो लॉग लेंगे, आपको पता है घात गुणा में आ जाता है तो y गुणा में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा log cos x। ठीक है, और यहाँ भी x log cos y, दोनों तरफ लॉग लेने से ऐसा हुआ। अब आप देख सकेंगे एक फलन दूसरा फलन, यहाँ फलन के अंदर फलन है, यहाँ एक फलन और ये दूसरा फलन, यहाँ भी फलन के अंदर फलन है। तो यहाँ हम अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष नहीं, क्योंकि x के सापेक्ष पूछा हुआ। अगर ये y नीचे होता तो हम y के सापेक्ष करते। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का d बाई dx लेने पर, ऐसा लिख देंगे। लेंगे यहाँ दो फलन है, जब अवकलन करेंगे तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है, और प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन, पहला फलन है, बराबर इधर भी वही होगा, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन और धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। पहला फलन ये है, तो दोनों ही तरफ हमने वो फार्मूला यूज कर लिया। जब दो फलनों का गुणा होता है, यहाँ गुणा है, यहाँ भी गुणा है, ये एक फलन है और ये दूसरा फलन है, पहला फलन और ये दूसरा फलन, ये पहला फलन, ये दूसरा फलन। तो इसमें हम सूत्र प्रयोग करते हैं, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, अवकलन क्या दूसरे फलन का, प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन, बराबर दूसरे साइड भी वैसे ही है, तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन कर दिया हुआ है, प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन कर दिया हुआ है। ऐसा हम लिख लेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं ताकि बताइए कि आप इसको ना समझ बैठें, कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। तो यहाँ आप जानते हैं यहाँ 2 बार अवकलन होगा श्रृंखला वाले नियम से। log x का हमारे पास फॉर्मूला है, log cos x का कोई फॉर्मूला नहीं है अवकलन निकालने के लिए। log x का फॉर्मूला है 1/x, तो यहाँ हम मान के चलेंगे कि ये x है, तो ये हो जाएगा 1/cos x, और ये चूँकि x था नहीं इसलिए एक बार और इसका अवकलन करेंगे, और ये अवकलन तब तक होता रहेगा जब तक मूल फार्मूले पे नहीं आ जाता है। तो अगर आप d/dx cos x करें तो d/dx cos x है यहाँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब इसका एक बार और अवकलन करें तो आप लिख सकते हैं माइनस साइन x, क्योंकि cos x का अवकलन होता है वो माइनस साइन x होता है। अब ये हो गया। अब फिर दूसरा पद प्लस दूसरे पद में कर लेते हैं log cos x, यहाँ अवकलन निकलेगा नहीं, अवकलन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम, केवल लिख लेंगे dy/dx, क्योंकि x के सापेक्ष करना है और यहाँ चर क्या है, y है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। जब जैसे बीजगणित हम लोग प्रयोग करते हैं ना, विजातीय पदों को नहीं जोड़ते हैं, वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ समझ लीजिए कि जिसके सापेक्ष करना है अगर वो नहीं है और उसके ऊपर कोई घात भी नहीं है तो फिर उतना ही रहने देते हैं। अगर घात होता तो हम x मान के इसको अवकलन करते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हमने पहले पक्ष को कर लिया अवकलित। अब बराबर करके दूसरे पक्ष को अवकलित करेंगे तो यहाँ x का x रह जाएगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो log x मान के इसको करेंगे, log x मान के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x होता है तो cos y हो जाएगा, ये x मान रहे हैं इसको हम।
अब आप कॉस वाई का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन वाई होगा। अब ये चूँकि x मान के कर रहे थे इसको भी, तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे और इसका अवकलन हो जाएगा डी बाई डी एक्स। तो इस तरह से इसका कितनी बार अवकलन हुआ, एक बार, दो बार और तीन बार। तो इसका तीन बार अवकलन हुआ, तीन बार अवकलन कर लिया। और फिर यहाँ दूसरे वाले पद का अवकलन करेंगे, लॉग कॉस वाई, और x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम उसका एक लिखते हैं। आप फॉर्मूले में ये भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, और x का अवकलन करना हो तो इज इक्वल टू 1 होता है। ये और ये बिल्कुल बराबर हो तो अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है हम इसको यूज करेंगे कॉस बाई साइन, अब अगला यूज करेंगे हम साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस का मतलब होता है 10, तो यहाँ लिख देंगे y और ये माइनस को बाहर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे tan x, इतना बटा इतना, मतलब साइन x बटा कॉस x इज इक्वल टू tan x होता है, प्लस यहाँ हो जाएगा log कॉस x और dy बाई dx, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आप देखिए साइन y बटा कॉस y, माइनस को बाहर कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ x है तो x लिख सकते हैं आप, x साइन बाई कॉस का मतलब होता है 10, तो tan y हो जाएगा, दोनों जगह y है तो tan y लिख लेंगे, और इनटू है dy बाई dx, ऐसा है। अब इसको हमें इरेज करना ही पड़ेगा, बिना इरेज के होगा नहीं। तो हमने अवकलन यहाँ तक कर लिया हुआ था, प्लस एक से गुणा हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा, log cos y हो जाएगा। अब आपके पास कितने पद हैं, दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। आपको ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, तो आप क्या कीजिए कि dy बाई डी एक्स वाले जितने भी पद हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। ये पद और ये पद, ये दोनों dy बाई डी एक्स वाले पद हैं तो इनको एक तरफ कर लीजिए। ये पहले से है, इसको आप इधर कर लीजिए पक्षांतर, तो ये हो जाएगा आपका log cos x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको इधर कर लें तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस में है, बाईं तरफ आएगा तो प्लस में होगा, x इंटू tan y dy बाई डी एक्स। ये एक पक्ष हो गया, ये और ये एक तरफ हमने कर लिया, और बिना dy बाई डी एक्स एक तरफ हमने कर लिया। तो पहले से दूसरे पक्ष में है क्या, बराबर यहाँ लिख दीजिए log cos y, और ये इधर माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, तो ये होगा प्लस y tan x, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों में से आप dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई, अगले स्टेप में dy बाई डी एक्स, और इनटू बचेगा यहाँ बचेगा log cos x और प्लस x इंटू tan y बराबर, इधर आपके हैं log cos y प्लस y इंटू tan x, ऐसा है। अब आप इसको यहाँ रहने दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये गुणा में है, इधर पक्षांतर कर दीजिए, बटा में हो जाएगा, तो log cos y प्लस y tan x होल y log cos x प्लस x इंटू tan y, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन। अब आगे जो है हम इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे। dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिया हमने, यहाँ log इंटू कॉस एक्स, log cos x हुआ, और प्लस है तो प्लस, x tan y है तो tan y इज इक्वल टू, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, log cos y प्लस y tan x लिख देना है। dy बाई डी एक्स को हम इधर रहने देंगे, और ये चूँकि मल्टीप्लाई में है ये वाला पद, तो हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, इधर पहले से जितना हम यहाँ लिख लेंगे, और ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो ये भाग में होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन 5 अंक का है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे, और मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप तरीका चाहे जो भी सीखे हों, जिस तरह से भी सॉल्व आपके टीचर ने करना बताया हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना से है कि आप NCERT के बुक्स लेकर के और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे। अदरवाइज़ किसी और बुक से मत सॉल्व कीजिएगा। कारण ये है कि NCERT जो है
एनसीईआरटी से प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो, मतलब कारण ये है कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न एक तरह से समझ लीजिए पूछे जाते हैं। अंक भी नहीं बदलता, मतलब किसी तरह का चर या किसी तरह का वो क्वेश्चन पैटर्न भी नहीं बदलता है। और जबकि दूसरे सारे किताबों में, दूसरे जो प्राइवेट बुकें हैं या और भी बहुत सारी बुकें हैं, उसमें बहुत सारे इस बेसिस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा, उससे पैटर्न बदल कर भी कराया जाएगा। तो इस समय उन सब से मतलब नहीं है, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए और सब चीज़ों के लिए है। और यहाँ आप यदि यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, किसी भी बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो उस बोर्ड की जो बुक है, जैसे एनसीईआरटी है, ठीक है, सीबीएसई का अपना जो बुक होगा, उससे आप क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे तरह का जो प्रश्न है वो होगा फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। तो फलनों के प्राचलिक रूप के जो अवकलज होंगे, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करने के लिए या इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे इसमें दो तरह के क्वेश्चन दे दिए होंगे, एक x का वैल्यू देगा और एक y का वैल्यू देगा, और dy/dx पूछेगा, पैटर्न यही है। तो x = 2at² और y = at⁴, ये दो समीकरण दे दिए हुए हैं। यहाँ x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, और ऐसा है तो ये कहता है dy/dx का वैल्यू कितना होगा, ऐसा पूछता है। तो इसको कहते हैं प्राचलिक, ये इसको प्रचाल कहते हैं, और प्राचलिक रूपों के इसको अवकलज निकालना कहते हैं। ये अवकलज निकालेंगे इन दोनों प्रचालों के। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, और लिखेंगे दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष, या ऐसा कह सकते हैं d/dt लेने पर समय कम लगेगा इस तरह से लिखने में। अब यहाँ हम हर बार dy/dx लेते थे, dy/dt क्यों लेंगे, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन निकालना है। यहाँ जो चर है वो t है दोनों में ही, तो इसलिए हम t के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे। मैंने कहा था, शुरू में ही कहा था मैंने, कि अगर x है तो x के सापेक्ष का भी अवकलन निकालते हैं, y है तो y के सापेक्ष। अगर फलन में t पर फलन वो निर्भर करता है, जैसे यहाँ x जो है निर्भर करता है t पर, इसको कहा जाता है स्वतंत्र चर, इसको कहा जाता है परतंत्र चर। तो ये इसका फलन है, मतलब इस पर डिपेंड करता है इसका मान, तो इसलिए हम इसके सापेक्ष अवकलन निकालेंगे, यहाँ भी इसके सापेक्ष अवकलन निकालेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा d/dt लेने पर। चलिए dy/dt लेते हैं इस पहले समीकरण का, dx/dt होगा। इसका अवकलन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि t के सापेक्ष निकालना यहाँ है, x कोई पावर भी नहीं है कि अवकलन निकाल कर फिर उतना लिख सकें, इतना ही रहने देंगे। इसका निकालेंगे तो ये दोनों अचर है, तो इनको लिख देंगे 2a, और इसका जब अवकलन निकालेंगे तो हो जाएगा 2, पावर आ जाता है मल्टीप्लाई में, और एक पावर घटा के लिख देते हैं। तो दो में से एक घटेगा तो एक होगा, एक लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये आगे हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4at, मतलब आपका dx/dt का वैल्यू हो गया 4at, और इसका कर लेंगे dy/dt, ये हो जाएगा, अवकलन निकालेंगे तो 4at/3, 4 और ये दोनों ही गुणा में रहेंगे, और t में से t के जो पावर है, t का पावर, उसमें से एक घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आप ज़रा सोचिए, इसको समीकरण आप 3 मान सकते हैं, इसको समीकरण आप 4 मान सकते हैं, समीकरण 4 मान लेंगे। और सोचिए ज़रा कि हम इन दोनों समीकरणों के साथ ऐसा क्या करें कि dy/dt आए। तो हम ये देखते हैं कि समीकरण 3 के बाएं पक्ष में dx/dt है, इसका भी हर dt है, और समीकरण 4 के बाएं पक्ष में dy/dt है, इसका भी हर dt है। अगर हम इसका इससे भाग दे दें तो दोनों के हर कैंसिल हो जाएंगे, और ये अंश में रहने की वजह से dy हो जाएगा, और ये हर में रहने की वजह से dx हो जाएगा, तो dy/dx ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 को 3 से भाग देने पर, भाग देंगे dy/dt बटा dx/dt = भाग देंगे तो 4at⁴/4at। dt से dt कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका भी हर dt, इसका भी हर से हर कैंसिल हो जाता है, बच गया dy/dx = यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, और t से t कैंसिल हुआ, t पे 2 घात बच गया, मतलब 3 घात है, यहाँ 1 घात है, 3 घात में से 1 घात घट जाएगा, 2 घात बच जाएगा, यानी dy/dx का वैल्यू कितना हो गया, t⁴ हो गया। तो ये हमने निकाला प्रचालिक या प्राचलिक रूपों के अवकलज। तो ये दोनों प्राचलिक रूप हैं, इनके अवकलज हो गए t⁴। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित और भी कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लेकिन ये आपका हो जाएगा सेकंड टाइप, और भी इसके इस टाइप को और अगले टाइप को मिला के एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये दूसरा प्रकार हो गया कुल मिला जुला करके जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। जो तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वो है द्वितीय कोटि अवकलज। द्वितीय कोटि अवकलज
अब ये द्वितीय कोटि अवकलज क्या है? प्रथम कोटि अवकलज को हम अगर x के सापेक्ष करते हैं किसी का भी अवकलज तो d/dx दिखाते हैं। अगर यहाँ फलन y है तो लिख देंगे dy/dx। लेकिन द्वितीय कोटि अवकलज में एक बार पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है d² y/dx², और इसी को कहते हैं द्वितीय कोटि अवकलज। तो हम यहाँ यही करने वाले, कहने का मतलब दो बार अवकलन करेंगे किसी भी फलन का, तो उसी को कह देंगे द्वितीय कोटि अवकलज, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे भी अवकलन कर लेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि का जो अवकलज होता है वो ऐसे करके किया जाता है। आप ऐसे भी दिखाते हैं, d/dx भी करके दिखाते हैं अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ d²/dx² करके दिखाते हैं। एक और तरीका इनको दिखाने का f1 और f2 ऐसा भी करके दिखाया जाता है। तो ये दिखाने के तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं अवकलज को। इसमें हम इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन होगा y = sin इनवर्स x, ये एक समीकरण है, और कहता है यदि y = sin इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 - x² d²y/dx² माइनस x × dy/dx और = 0। मतलब ये प्रूव करना है, इतना बराबर इतना है तो दर्शाना है, दर्शाइए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी इस इक्वेशन को, इस समीकरण को दो बार अवकलित किया गया है। तो एक एक करके हम अवकलन करते हैं, लिखेंगे हल और लिखेंगे यहाँ y बराबर sin इनवर्स x है, अवकलन करेंगे dy/dx, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का dy/dx लेने पर, dy/dx ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा। इसका जब अवकलन निकालेंगे, मैंने अभी कुछ देर पहले जो फार्मूला शुरू में आपको बताया था, उसमें sin इनवर्स x का जो फार्मूला होता है उसका अगर अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो होगा 1/√1 - x², इतना होता है। ठीक है, तो अभी हमने ज्ञात कर लिया हुआ है dy/dx = 1/√1 - x²। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और लिखिए समीकरण 1 का पुनः d/dx लेने पर, मतलब पुनः इसका अवकलन x के सापेक्ष कर देने पर। ऐसा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d²y/dx², और इसका करेंगे तो यहाँ आप देखिए हर और अंश आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऊपर इसको घात के रूप में चेंज करके कर लेंगे, लेकिन वैसा करेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं अंश और इसको मान लेते हैं हर। ठीक है, अंश और हर दो फलन के रूप में मान लेते हैं इसको। ठीक है, दो फलन के रूप में मान लेते हैं, ये अचर फलन हो जाएगा, ये चर फलन हो जाएगा। तो अगर कहीं अवकलन अंश और हर का करना हो तो इसके लिए हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि अगर d/dx u और v दो फलन हैं और वो दोनों आपस में मतलब भाग से संबंधित हैं, तो उनका जो अवकलन निकाला जाता है वो किया जाता है कि हर और इंटू अंश का अवकलन और माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटा हर पर 2 घात, ऐसा लिखा जाता है। ये फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब हर गुणे अंश का अवकलन ऋण अंश गुणे हर का अवकलन और बटा हर पर 2 घात, ऐसा लिखा जाता है। यहाँ भी ऐसे लिख लेंगे कि हर गुणे अंश का अवकलन, 1 का अवकलन करेंगे, अंश यहाँ 1 है, माइनस हर ये अंश और गुणे हर का अवकलन और बटा लिख देंगे आप हर पर 2 घात, ताकि ये आसानी से हम वहाँ तक पहुँच सकें, इसलिए हमने इस नियम को यूज़ किया हुआ है। और भी तरीके हैं इसको हल करने के। तो हमने दोबारा इसका अवकलन लिया, दोबारा लिया तो ये परिवर्तित हो गया द्वितीय कोटि अवकलन के रूप में, बराबर अवकलन मतलब सेकंड ऑर्डर अवकलन हो गया ये। और इसके बाद हमने इसको अंश और हर वाले फॉर्मूले से एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। हर गुणे अंश का अवकलन ऋण अंश गुणे हर का अवकलन और पूरे का बटा हर पर 2 घात, ऐसा कर लिया हुआ है। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा
करनी से 2 घात कट गया। अब पूरे का बटा है 1 धन x पर 2 घात। इस पूरे को अगर इधर पक्षांतर कर दें तो इधर बटा में इधर गुणा में होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होगा इज इक्वल टू, यहाँ आप जब किसी भी अचर का अवकलन करते हैं तो वो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। 0 से अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते भी हैं तो ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा। अब यहाँ होगा माइनस, यहाँ 1 है, 1 से आप गुणा कर भी देते तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब आ जाता है इसका अवकलन करना। इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो देखिए डी बाई डी एक्स और रूट एक्स हो, अगर रूट एक्स होता तो इसका अवकलन हम लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, ऐसा लिखते हैं, ये याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, इस पूरे को मान लेंगे कि ये x है, और यदि हम x मानते हैं तो होगा क्या 1/2 रूट एक्स, और x हमने माना है 1/x² को, लेकिन ये x तो था नहीं, तो इसलिए एक बार और इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, श्रृंखला वाले नियम से। तो इनटू फिर इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऋण x पर 2 घात का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। आगे इज इक्वल टू माइनस, ये 0 का मतलब कुछ नहीं, माइनस माइनस प्लस 2 से 1 का गुणा करेंगे 2 से तो 2x हो जाएगा, और पूरे का बटा होगा 2 रूट 1 माइनस x²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ क्या बचेगा x, आप गुणे 1 भी कर सकते हैं एक बार में। अब लिख लीजिए आप 1 माइनस x² डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/1 रूट अंडर 1 माइनस x², 1 बटा इतना, अभी x को यहाँ रहने दीजिए, 1 बटा इतना, 1 बटा इतने को समीकरण 1 के हिसाब से देखिए, समीकरण 1 को देखिए, 1 बटा रूट 1 माइनस x² है, इसका वैल्यू इतने के बराबर है, तो हम 1 बटा इतने को मतलब 1 बटा रूट 1 माइनस x² को इसके बराबर रख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, समीकरण 1 से, यहाँ रेफरेंस दे देंगे समीकरण 1 से, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। और अभी x आपका बचा हुआ है, यहाँ आप x लिख सकते हैं, इंटू में x लिख सकते हैं। अब आप इसको, इस पूरे पद को आप बाईं तरफ पक्षांतर कर लीजिए, या लिखिए और लिखिए बाईं तरफ है 1 माइनस x² और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, मत कीजिए अभी, इसको इधर पक्षांतर करना है तो ये माइनस में होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जब आपने पूरा का पूरा पद ही पक्षांतर कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा 0। हमें यही प्रूव करना था, 1 माइनस x² डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स, ऐसा यहाँ है, माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो प्रूव हो गया, लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 नंबर में आते हैं, तो आपने इस तरह से 5 नंबर और कलेक्ट कर लिया, और कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन 2 पूछ देते एक साथ तो वो 4-4 नंबर के होते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन 4 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 अंक के क्वेश्चन इस तरह से 2 पूछे जाते हैं। 8 अंक इस तरह का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 8 अंक आपके रिजर्व हैं, समझिए आपके खाते में जुड़ जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ना समझ में आया हो तो आप आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझा पाएँ। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम यहीं इसको समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और 2 टाइप और इसके हैं जिसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। यदि आप कमेंट करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम वो 2 टाइप भी बताएं, जिसकी वजह से पूरे मैंने गिनवाया आपको शायद 28 नंबर, वो 28 नंबर आप कलेक्ट कर पाएँ, यदि आपको करना है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक हमने आपको जो क्वेश्चन बताया लगभग वो 4 4 8 और 5 8 8 5 13, लगभग हमने 13 नंबर का क्वेश्चन आपको बता दिया हुआ है। और बाकी टाइप को जानने के लिए बने रहिए हमारे मैथ जर्नी चैनल के साथ, ताकि आपको हम और भी जो एग्ज़ाम के लिए टिप्स हो सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए जो कुछ भी हम आपके लिए कर सकते हैं हम आपके लिए कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।